This conference will now be recorded. वेलकम बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, है ना आप। तो हमने इससे पहले जो चैप्टर किया सॉल्यूशंस, उसके हमने आपको 11 या 12 हमने चैप्टर्स या सेशंस कह के क्लासेस में आपको रिकॉर्डिंग दी। तो अब हम सेकंड चैप्टर +2 का केमिस्ट्री का शुरू करने वाले हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। मेरे अंदाजे से ये भी 8 लेक्चर्स के आसपास तो कम से कम जाएगा, 8 से 10 के बीच में। तो सीक्वेंस में देखते रहिएगा। दिस इज काइनेटिक्स फर्स्ट, राइट। तो शुरू करते हैं काइनेटिक्स। सबसे पहले कि हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, केमिस्ट्री पढ़ने का लॉजिक क्या है। आप कह सकते हैं कि हमें केमिस्ट्री पढ़ने से जेई क्लियर होगा, नीट क्लियर होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी या ऐसा कुछ। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप इन द सेंस, बट केमिस्ट्री पढ़ने के लिए या तो बेसिकली हमारा रीजन है हमें कोई यूजफुल कंपाउंड बनाने हैं, जैसे कि ड्रग्स हो सकती हैं, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन हो सकती हैं, वैक्सीन हो सकती हैं, पेंट्स हो सकते हैं, नए मटेरियल हो सकते हैं, या हमें कोई एनर्जी वाला रिएक्शन चाहिए जिससे हम एनर्जी पैदा कर सके। एनर्जी पैदा करने से क्या होगा, पूरी दुनिया चलती है। इवन गाड़ियां, हवाई जहाज की तो बात आप छोड़ दें, मैं आप पेड़ पौधे सारे के सारे एनर्जी पे ही तो काम कर रहे हैं। अब अगर आपको ये दोनों चीजों में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट केमिकल रिएक्शन करने में है। अब केमिकल रिएक्शन कौन करता है, केमिस्ट करता है। और केमिस्ट को केमिकल रिएक्शन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन अ केमिस्ट ट्राइज टू फाइंड आउट फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, which can be predicted by thermodynamics. A reaction with delta G system is equal to negative will be feasible, और जिनके लिए पॉजिटिव होगा वो रिएक्शन नहीं होंगे। तो पहली बात तो हम देख सकते हैं कि जिनके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा वो रिएक्शन तो होंगे नहीं, जिनके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है वो रिएक्शन हो सकते हैं, हम उससे दवा बना सकते हैं, हम उससे एनर्जी निकाल सकते हैं। बट केमिस्ट्री आपको सिखाती है कि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो और हमें उस रिएक्शन में इंटरेस्ट हो तो हम उसको कैसे बना सकते हैं पॉसिबल, ये हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में सिखाया है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स शिवेद के ऊपर जाके देखना होगा। बट अभी के लिए मैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में नहीं जाने वाला हूँ, राइट। तो हमें किस चीज में इंटरेस्ट है बच्चों, हमें फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन में इंटरेस्ट है कि होगा या नहीं होगा। दूसरा, हमें इंटरेस्ट है एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन कौन कितना आगे जाएगा। कुछ रिएक्शन को हम प्रोडक्ट्स में ज्यादा कन्वर्ट चाहते हैं, आपका डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट है कि आप ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएं। कोई दवा बनाना चाहते हैं तो आप चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट यूज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको दवा मिले। बट एट द सेम टाइम हमें कुछ रिएक्शंस में बैकवर्ड में भी इंटरेस्ट होता है, राइट। हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन ना हो, उससे जो हमारे रिएक्टेंट है वो खराब हो रहे हैं। मान लीजिए कोई दवा ही है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो हमें उसको कैसे इस रिएक्शन को रोकना है, ये हमें क्लास 11th केमिकल इक्विलिब्रियम में एक चीज इंट्रोड्यूस होती थी, कैपिटल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताता है जितना मैं बड़ा होऊंगा कि उतना रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगा, जितना मैं यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा होएगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाएगा। तो हमने आपको ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन केमिकल के बारे में, आपको रिएक्शन के बारे में क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ाया। अब तीसरा, अब हम ये क्लास +2 टच करेंगे। हमें इंटरेस्ट है स्पीड ऑफ द रिएक्शन,
that is time taken by reaction to reach equilibrium. Time taken, right? कितना टाइम लगेगा, रिएक्शन कितना फास्ट होगा या रिएक्शन कितना स्लो होगा. फॉर एग्जाम्पल, हाउ रैपिडली द फूड गेट्स स्पॉइल्ड. हम चाहते हैं कि फूड स्पॉइल ना हो तो हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल देंगे, हम उनका टेम्परेचर कम कर देंगे. हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन को स्लो कर रहे हैं. हाउ टू डिजाइन अ रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग. आप लोगों ने कभी दांत की फिलिंग तो करवाई होगी, तो उसके अंदर डॉक्टर ऐसा सीमेंट उसको भी सीमेंट बोलते हैं, ऐसा मटेरियल भर देते हैं जो कि कुछ मिनट्स के अंदर जम जाता है, हमारे दांत को ओरिजिनल स्ट्रेंथ दे देता है. How to design a rapidly setting material for runways damaged during wars so that the fighter planes can take off jaldi se jaldi. How to design rapidly setting cement for repair of dams under water and broken runway. कोई डैम टूटने वाला है तो इंजीनियर्स को उसकी रिपेयर करनी है और जल्दी से जल्दी उसको ठीक करना है. एंड पांचवा, what controls the rate at which the fuel burns in auto engine. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पे हमें रिएक्शन को स्लो या फास्ट करना है. ये तीसरी चीज हम आपको इस चैप्टर में 12th में केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में बताएंगे. बेसिकली हमें इंटरेस्ट है आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर बताने का. रिएक्शन कितना फास्ट या स्लो होगा, दैट इज टाइम टेकन टू रीच इक्विलिब्रियम, और कैसे हम रिएक्शन को किन मेथड से, किन पैरामीटर से उसको स्लो या फास्ट कर सकते हैं. राइट, ठीक. फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद सुना होगा कि डायमंड्स आर फॉर एवर. डायमंड्स आर फॉर एवर. कार्बन जो डायमंड है वो कार्बन ग्रेफाइट में डेल्टा जी तो नेगेटिव है, मतलब थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, बट ये पूरा होने के लिए, इस रिएक्शन को होने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे. तो कौन इसको करवाना चाहेगा? इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उससे वाटर तो बन जाएगा. डेल्टा जी इस प्रोसेस के लिए नेगेटिव है, बट इसको अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. हाँ, मैंने सही बोला. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप में अनरिएक्टिव है. हाँ, उसको कैटलिस्ट की जरूरत है, उसको किस प्रकार से रिएक्ट करवाना है वो हम आपको सिखाने वाले हैं. तो बेटे, रिएक्शन को देखने के लिए एक तो होगी थर्मोडायनेमिक्स से उसकी फिजिबिलिटी, और एक अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं काइनेटिक स्पीड के एंगल से उस रिएक्शन की फिजिबिलिटी. दोनों इंपॉर्टेंट है. कोई ऐसा रिएक्शन जो कि हो तो सकता है, बट अगर आपके दादाजी ने शुरू किया था तो हमारी किसी भी जनरेशन को, आने वाली 10,000 जनरेशन को उस रिएक्शन का अंत ही नहीं पता लगा, तो उस रिएक्शन को करने का क्या फायदा होगा. दैट इज ये चैप्टर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स. Along with the feasibility and extent, it is equally important to determine the rate and factors controlling the rate of a chemical reaction for its complete understanding. ये हमारा आज के लेक्चर का एजेंडा शुरू हो जाएगा. So the branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanism, called chemical kinetics, can answer all these questions. Speed. Thermodynamics tells us only about the feasibility of the reaction, whereas kinetic tells us about the rate of the reaction. For example, thermodynamic data indicate that diamond can convert into graphite, delta G negative है, but in reality the conversion rate is so slow that no change is not dreamable. सपना ही नहीं ले सकते हो कि ये हमारी जिंदगी में आएगा. दैट इज बेटे, आपने पक्का सुना हुआ है, अखबार में जब भी डायमंड्स की ऐड आती है तो हो सकता है वो इसके नीचे लिखता हो डायमंड्स आर फॉर एवर. डायमंड कभी खत्म नहीं होने वाला है. Kinetics help us to determine the speed or rate of a chemical reaction and also the condition by which the reaction rates can be changed for our benefit. For our benefit. तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं.
The factors such as concentration, temperature, pressure and catalyst affect the rate of reaction. सारे आपको पढ़ाए जाएंगे. Macroscopic level पे, बड़े level पे, we are interested in amounts reacted or formed and their rate of consumption or formation. बड़े लेवल पे हमें कितने किलोग्राम रिएक्टेड किया, कितने मोल रिएक्टेंट किया, कितना प्रोडक्ट बना और कितने मिनटों में, कितने घंटों में, कितने दिनों में बना. At the molecular level, the reaction mechanism involving orientation and energy of molecules undergoing collisions has to be discussed. हमें आपको activation energy और ये सब कुछ पढ़ाना होगा, probability factor. In this chapter, we shall be dealing with average and instantaneous rate of reaction. Average and instantaneous rate of reaction and factors affecting these. Some elementary idea about collision theory of reactions are also going to be discussed. The word kinetic is derived from Greek word kinetic means movement. Chemical reactions are broadly studied under following categories. अगले पेज पे दिखा रहा हूं. On the basis of their rates. हम क्या करने जा रहे हैं? Classification और studied chemical reactions under their rates की कैटेगरी के नीचे. Extremely fast reaction. Extremely fast reaction वो होते हैं जो पलक झपकते ही पूरे हो जाए. ऐसे रिएक्शंस के लिए इम्पॉसिबल होता है उनके रेट्स को मेजर करना. हायर क्लासेस में हम आपको कुछ टेक्निक्स जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स के रास्ते से हम आपको ये बताएंगे कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर कर सकते हैं. बट जनरली बेटे याद रखना, आयनिक रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन. बिफोर आप समझें, आप रिएक्शन को सोचें कि अब मैं इसको पढ़ने लगा हूं, वो रिएक्शन पूरे हो जाते हैं. आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. बेसिकली कारण क्या होता है, आयनिक रिएक्शंस में बॉन्ड तोड़ने में कोई समय नहीं लगता है, और बॉन्ड तोड़ने में समय नहीं लगता है तो वो चुटकी से पहले ही पूरे हो जाते हैं. दैट इज द रीजन. हम आपको ऐसे रिएक्शंस इस चैप्टर में +2 लेवल पे नहीं दिखाएंगे. दूसरा आ गया एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे वाटर तो बना देगा, बट वो मैंने बताया शायद ट्रिलियंस ईयर में बताएगा. तो कौन जिंदा रहेगा, कौन बैठेगा इसको करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं. हम ऐसे रिएक्शन को बच्चों आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं. तो हम क्या पढ़ाने वाले हैं? हम आपको मॉडरेट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड वेरी फास्ट रिएक्शन के बीच में आएंगे बच्चों मॉडरेट्स, जो ना तो बहुत तेज हैं ना बहुत स्लो हैं. कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, इवन 2-4 साल के अंदर भी हो जाए तो भी हम इनको पढ़ लेते हैं. अब ये मॉडरेट हैं. कौन से हैं? आपको याद करने की जरूरत ही नहीं. जितने भी रिएक्शन आपने देखे हैं और देखने जा रहे हो वो सारे के सारे मॉडरेट रिएक्शंस में ही आते हैं. फॉर एग्जांपल चीनी का टूटना, सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, decomposition of H2O2, decomposition of N2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टूटना ये दिखाया गया है, और N2O5 का टूटना दिखाया गया है. बाकी सारे रिएक्शंस जो उनके अलावा हैं उनको हम इस चैप्टर में आपको दिखाने वाले हैं. उनके बारे में मैकेनिज्म कैसे होगा ये सब कुछ हम देखने वाले हैं. आगे जा सकता हूं बच्चों? नो प्रॉब्लम. अब आगे बढ़ते हुए देखो, आप सपोज आप पटना से ऐसे ही बोल दिया बेटे न्यू दिल्ली गए. से मुझे डिस्टेंस पता नहीं है, ऐसे ही बोल दिया. पटना से न्यू दिल्ली से 800 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ऐसे ही बोल दिया रहेगा. अब 800 किलोमीटर सपोज आपने 10 घंटों में कवर किया.
तो बेटे जो हमारी एवरेज स्पीड आएगी दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट इज 800 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 आर, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड के हमने 1 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटेड 80 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब याद करिए, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, किसी समय आपकी स्पीड 0 किलोमीटर भी हो सकती है, ऑफ कोर्स पर आवर। आपकी गाड़ी खड़ी हो, आप चाय नाश्ता ले रहे हैं, किसी समय आपकी गाड़ी हो सकता है 100 किलोमीटर पे भी भागी हो सकता है कभी आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पे भी भागी हो। तो ये जो बी वाली स्पीड है, ये कौन सी है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कह दो, वेलोसिटी कह दो, वो ये हो जाएगी। केमिस्ट के एंगल से मुझे स्पीड और वेलोसिटी में कोई लंबा चौड़ा आपसे डिफरेंसेस नहीं करवाने हैं। जैसे मास और वेट में मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। जो फिजिक्स वाले बोलते हैं वो बिल्कुल सही है। अभी के लिए मैं स्पीड और वेलोसिटी को बच्चों एक ही चीज लेके जा रहा हूं। इसी प्रकार से एक रिएक्शन, मान लीजिए एक रिएक्शन A gives you B, A moles of A, B moles of B. Let it be ये रिएक्शन 10 मिनट्स में पूरा हुआ। इसका 1 मोल था और इसका 0.8 रह गया। तो बेटे इसका रिएक्ट कितना किया? डेल्टा A आपके पास आ गया है 0.2 से, कैपिटल M ले लेते हैं। अरे एक था और 1 मिनट मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 0.8 इसका लेफ्ट है, बच गया 0.2 और 10 में, सो दिस इज 0.02 राइट मोल पर लीटर पर मिनट। इसका रेट एवरेज आ जाएगा। कितनी क्वांटिटी लगी और कितने समय में, दैट इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको कॉपी मत करना, यहां से लिखेगा। The rate of the reaction, the rate of the reaction may be defined as the change in, ध्यान से, in any one of the reactant or products per unit time. अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किस में देखना है? मोल पर लीटर, मोलैरिटी में, और उसको टाइम में, सेकंड में, मिनट में, कुछ भी हो सकता है, आर में। This may be obtained by dividing the change in concentration of a reactant or a product by the time interval over which the change occurs. Consider reactant gives a product P, in which 1 mole of reactant produce 1 mole of product P. ऐसे ही बोल दिया। The rate can be expressed in either of the way. The rate of disappearance or decrease in concentration of reactant. रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों पूरे चैप्टर में एब्रीवेशन में हम ROR बना देंगे। व्हाट इज ROR? रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन कभी कभी कैपिटल R से भी लिख देते हैं, बट R इस वक्त हम रिएक्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इट इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, डेल्टा R बाय डेल्टा T। और आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, आप इसको ले सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट इज जितना पहले प्रोडक्ट था, मान लो कुछ भी था, जो ही नहीं है कि जीरो हो, वट एवर इज अ चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों टर्म से हम लिख सकते हैं, बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो डेल्टा R इस वक्त क्या इंडिकेट कर रहा है? R2 माइनस R1। डेल्टा P इस वक्त क्या इंडिकेट कर रहा है? P2 माइनस P1। तो जो भी डिफरेंस है पॉजिटिव ही होगा इस वक्त के लिए। डेल्टा T इज T2 माइनस T1, T2 माइनस T। आप नोट्स बनाएंगे तो आप यहां से बना सकते हैं, यहां से देख सकते हैं बेटे। ठीक, अब हम आपको
दिखाने वाले हैं रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट। सुनो, ऐसे ही बताने के लिए रिएक्टेंट को देखते हैं। पहले था आपके पास 0.8 R1, अब आपके पास ऐसे ही बोल दिया 0.2 रह गया R2, तो R2 माइनस R1 0.2 माइनस 0.8 तो आ गया बेटे -0.6, है ना जी। अब ये तो नेगेटिव हो गया, रेट तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, रेट के नेगेटिव होने का तो कोई मतलब नहीं है, राइट। आपकी कार की स्पीड वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है? पीछे से थोड़ा आपने उसको रिवर्स गियर में थोड़ा भगा रहे हैं आप उसको। इसको कंपनसेट करने के लिए हम बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं। अब उस माइनस साइन के लगाने से ये आपके पास चेंज क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। दैट इज मैंने यहां पे सिखाने की कोशिश की है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। आप देखेंगे हम उसके आगे माइनस लगा देंगे, राइट। It may be noted that in case of concentration of reactant, minus sign is used. This implies that the concentration of reactant is decreasing with time. ठीक, कंपनसेट करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा, जो रिएक्टेंट है वो क्या करेगा? कम होएगा। P1 P2 ऐसे ही बोल दिया बेटे, ये 0.1 था, ये 0.4 आ गया है, तो डेल्टा P इज 0.4 माइनस 0.1 इज 0.3 पॉजिटिव होगा। तो उसमें ये करने की जरूरत नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आप पॉजिटिव पॉजिटिव आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आपने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखी है, दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक लंबे समय के लिए ये आती है। इट हैज अ डायमेंशन ऑफ concentration versus time. The concentration versus time are chosen according to convenience, जैसा हमें अच्छा लगता है। तो डेल्टा मैंने x by डेल्टा t ले लिया है, where x is reactant or product. This will be mole per liter per second और per minute or whatever it is. but जो concentration है बच्चों, वो only हम लेते हैं that is in molarity, मोल पर लीटर में ही हम लेते हैं। तो क्या आप ये ग्राफ समझने की कोशिश कर सकते हैं? मान लीजिए रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स गिव यू प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट की मैक्सिमा है R नॉट, राइट, R नॉट। समय के साथ concentration of reactant is decreasing. Remember, concentration कभी जीरो नहीं होएगी। दुनिया का कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीशन पे नहीं जाता है, राइट। दुनिया का कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीशन पे नहीं जाता है। तो ये इस प्रकार से कर्व लेगा और एक जगह पे जाके ये इक्विलिब्रियम को टच करेगा और वो ऐसा हो जाएगा। तो बेटे आपको समझाने के लिए, राइट, ये R1 है, ये R2 है, ये T1 है और ये T2 है। तो ROR is going to be delta R by delta T and that is going to be negative slope I. Since concentration of reactant decreases with respect to time, right, with respect to time, therefore to compensate negative ROR, we will put a negative sign in front of that. We will put a negative sign in front of that to make ROR positive. That is important. वो आपसे एक नंबर में कभी पूछ सकता है, why do you put negative sign in terms of reactant, अगर आप rate of friction निकाल रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट को देखें तो हमें कोई चिंता नहीं है, concentration of product is going to increase. This is P1 and this is P2. P2 minus P1, बड़ा minus छोटा, is going to be positive. So there is going to be no problem. आप इसके आगे आप कोई साइन नहीं लगाएंगे, that automatically indicate कि this is going to be
पॉजिटिव ही होने वाला है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि क्यों रिएक्टेंट की टर्म में माइनस एंड प्रोडक्ट की टर्म में पॉजिटिव हम ऐसा लिख लेते हैं। क्या ये समझ आ गया? तो उसी चीज को दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। Why negative sign in rate of reaction in terms of disappearance of reactant? Why reactant से प्रोडक्ट हम माइनस साइन कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हम the concentration of reactant is decreasing as time passes. मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटे। And therefore delta R, that is final minus initial concentration, will be negative. This makes delta R by delta T negative. But since rate of a reaction is always positive, as also obtained from rate of formation of product, 2, the negative sign is put before the reactant term, so the rate becomes, net rate becomes positive. That is what we have discussed with you. मैंने क्या सिखाने की कोशिश की है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव ही होगा और आप रेट ऑफ रिएक्शन ईदर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे आपकी श्रद्धा है आप वैसे उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, आप इसको देखिए बेटे, ऊपर जो कुछ लिखा है वो क्लास के बाद आप पढ़ सकते हैं, ठीक? जब आप रिवीजन में जाएंगे तो वो आपको और फायदा देने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन में बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ PCl5, आप माइनस डाल देंगे। इन टर्म्स ऑफ PCl3 आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? PCl5 रिएक्टेंट है तो आप उसके आगे माइनस डाल देंगे। इस वक्त डेल्टा हम इंडिकेट कर रहे हैं चेंज को। दिस इज मर्करी लिक्विड, अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया। दिस इज क्लोरीन गैस, देखिए यहाँ पे माइनस आ गया। एंड दिस इज मर्क्यूरिक क्लोराइड, आप देखें इसके आगे पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट जो कि नहीं लिखा गया है वो आ गया है। क्या ये चीज समझ में आई बच्चों? आगे जा सकता हूं? गुड। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखिए। अब ये चीज देखने की कोशिश करते हैं। Reactions having different stoichiometric coefficient of reactant and product. अभी हमने फोकस किया A और B, अब हम लेके आए हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऐड कर रहे हैं। देखो समझो, यहाँ पे A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B और C मोल्स ऑफ C लिखा गया है। यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे डिफरेंट है। थोड़ा समय दीजिए, अभी वापस आता हूं इसके ऊपर, अभी समय दीजिए, ठीक? देखते हैं। Consider A plus B gives you 2C, right? In this case, 1 mole of A react with 1 mole of B to form 2 moles of C. Understood? This means that the rate of disappearance of A and B are same, but the rate of appearance of C must be twice the rate of disappearance of A and B. मतलब समझ आया? मान लो ये रिएक्शन 10 मिनट में हुआ। अगर ये रिएक्शन 10 मिनट में हुआ तो 10 मिनट में A का 1 मोल रिएक्ट किया, B का 1 मोल रिएक्ट किया, पर 10 मिनट में C के 2 मोल्स बने। मतलब उसी समय में C के डबल मोल बने और उसी समय में A के 1 मोल घटा। तो इसका मतलब C के बनने का रेट A के मुकाबले 2 गुना है। तो therefore 2 rate of disappearance of A is equal to 2 rate of disappearance of B is equal to rate of disappearance of C. अगर बराबर करना है तो रेट ऑफ, आपके पास जितना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C था, A उससे आधा था ना, अगर बराबर करने हैं तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करो। वाइस वर्सा आप ऐसे भी कर सकते थे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। दोबारा देखिए, to get a unique value of reaction rate independent of concentration, we divide the rate, right, of reaction defined with any of the reactant or product by the stoichiometric coefficient
of that reactant or product involved in the reaction. So for this video, for this, right, अगर आपके पास ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये है बराबर है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बट ये जो चीज है ये इसके मुकाबले डबल है, इन दोनों के मुकाबले डबल है। तो हमने क्या किया है, C को हमने हाफ से डिवाइड कर दिया है, C को हमने हाफ से डिवाइड कर दिया है, और ऐसा करने से बच्चों मुझे एक यूनिक वैल्यू आ गई है। वी डिवाइड द रेट। दोबारा देखो, अब ये है आपके सामने N2O5, ये आ गया N2O5, इसमें 2 मोल्स थे तो आपने 2 से इसको डिवाइड कर दिया है, तो ये किसके बराबर बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर बन गया। मानिए अगर ये आप हाफ ना लगाते तो उसमें अंतर क्या होता, दैट वुड बी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। अगर हाफ से उसको मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से उसको डिवाइड कर दिया है, दैट हैज बिकम रेट ऑफ रिएक्शन। दोबारा देखो, अगर इसको देखें बेटे, ये और ये आपस में बराबर थोड़ा ही है। जितने समय में NO2 के 4 मोल बन रहे हैं उतने में N2O5 के 2 मोल जा रहे हैं, तो इसका मतलब NO2 का जो रेट था वो उसके मुकाबले डबल था, तो उसको यूनिक लेके आने के लिए हमने उसको 4 बढ़ा दिया। अब ये दोनों किसके बराबर बन जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर बन जाएंगे। दोबारा देखते हैं, राइट, एक बार दोबारा देखते हैं। O2 डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी डिनोमिनेटर में, हम ऐसा आसानी से चल सकते हैं। तो क्या ये समझ आया हमने क्या सीखा, देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज -1 by A, it is change in A by change in time, -1 by B, डेल्टा B by डेल्टा T। कलर चेंज कर रहा हूं जानबूझ के आपको दिखाने के लिए, इट विल बी प्लस, भले ही मत लिखाइए, डेल्टा C, कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट विल बी द यूनिक वैल्यू आ जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं बेटे, इसको देखो। इस वक्त हम ये आपको सिखाना चाह रहे हैं कि ये गैसेस हैं, the rate of reaction may be expressed as concentration, or for gaseous reaction at constant temperature, concentration is directly proportional to partial pressure of species, PV is equal to nRT, P is equal to n by V, RT को मैं इधर ले आया। So what is this concentration? R और T तो एक फिक्स टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, तो concentration is directly proportional to क्या आ गया है, प्रेशर। दैट इज, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे आपने concentration लिया था वैसे आप प्रेशर भी ले सकते हैं, राइट। इट इज प्रेशर ऑफ HI डिवाइडेड बाय 2, 2 तो आप समझ रहे हैं कहां से आ रहा है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दिस इज प्रेशर ऑफ H2 divided by 1 and multiplied by delta T, and this is pressure of I2 divided by 1 and multiplied by delta T। क्या ये समझ आया बच्चों? अभी दोबारा कराऊंगा, चिंता मत करो, बट हाँ आपको समझ आना चाहिए। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज टेक्नोलॉजी को यूज करो, वापस जाओ और यहाँ पे आओ। यूनिट्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन काफी इजी और इंपॉर्टेंट चीज में से आप निकल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। द यूनिट्स ऑफ रेट आर कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी लेते हैं, IUPAC ने कह दिया है तो हमारी और आपकी क्या चलेगी, तो इट इज डेल्टा C फॉर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया है, डेल्टा T, दिस इज मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, कुछ भी।
I hope everybody remember capital M is मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अगर गैसियस रिएक्शन हो तो इट इज डेल्टा P डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट आपकी श्रद्धा है, आप एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, mm ले सकते हैं, बार ले सकते हैं, पास्कल्स ले सकते हैं। सो दिस विल बी एटमॉस्फेयर पर सेकंड, बार पर सेकंड, बार पर मिनट, एटमॉस्फेयर पर मिनट, कुछ भी हो सकता है। तो रेट्स ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स लॉक किए जाएं। इट इज मोल पर लीटर पर टाइम एंड इट इज एटमॉस्फेयर पर दिस। राइट सन, जा सकता हूं। ये जो हमने आपको अभी करवाया है ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा x by डेल्टा t. However, it may be noted that the average rate cannot be used to predict the rate of a reaction at a particular instant because the rate is generally not constant throughout the reaction. कभी तेज और कभी वो कम होता जाता है। हम आपको बताएंगे, आप शायद खुद भी जानते हैं, जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी रेट उतना ही तेज भागेगा। यस, आपने सही सुना, डोंट डू इट। हाइपोथेटिकल, अगर आप 1 लीटर मिट्टी के तेल को जलाएंगे और अगर आप 1000 लीटर मिट्टी के तेल को जलाएंगे तो 1000 लीटर वाला ज्यादा तेजी से चलेगा, बट वो बहुत एरिया में नहीं फैला होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए। दोनों चीजों को फिक्स करेंगे। बिकॉज द रेट इज नॉट कांस्टेंट, जितनी कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में ज्यादा होगी रेट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी जो हमारा रेट है वो उतना ही कम और कम होता चला जाएगा। This is because rate of a reaction depends upon molar concentration, which keeps on decreasing with the passage of time, while those of product keeps on increasing. Product का rate धीरे धीरे करके बढ़ता है, right? और reactant का rate reaction का कम होता है। Therefore, to express the rate of a particular rate at a particular moment of time, we determine the instantaneous rate. What is the instantaneous rate? कि हम टाइम को बहुत बहुत छोटा कर दें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए बहुत आसान, दिस इज रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी माइनस तो लगाया है, as delta t approaches infinitesimally small, बहुत बहुत छोटा स्मॉल, तो ये आपका बेटे डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या था दोस्तों? दैट इज द एवरेज रेट आ जाएगा। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बच्चों आप कैसे लिखने वाले हैं? dp by dt, राइट? In general, rate of reaction is dx by dt. That is going to be, if dx is going to be बहुत छोटा चेंज इन बहुत स्मॉल चेंज के अंदर अगर किया जाए तो वो हमें इंस्टेंट बताएगा। जैसे मैं बता रहा था कि आप पटना से आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो किसी समय आपकी कार 20 किलोमीटर पे भी चल रही थी, किसी समय हो सकता है वो 115 पे भी गई हो, और हो सकता है वो किसी समय स्टेशनरी मोड पे भी खड़ी हो, तो उसकी जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड वेरी कर रही थी। प्रैक्टिकली हम आपसे जो कैलकुलेट करवाएंगे वो एवरेज रेट करवाएंगे, बाकी दूसरे भी आएंगे बट वो किसी और ढंग से इंटीग्रेशन के रास्ते से, डिफरेंशिएशन के रास्ते से जाएंगे। तो अब आपको ये चीज समझ आया, ए मोल्स ऑफ ए, ये ठीक, बी मोल्स ऑफ बी, माइनस साइन, कोफिशिएंट में क्या आया है ये हमने आपको बताया है, राइट? और अगर आपने सी की टर्म्स में लिखना है बच्चों, सी की टर्म्स में, सो दिस इज 1 by c, दैट इज गोइंग टू बी ये,
ये D दैट इज गोइंग टू बी ऐसा। आप माइनस साइन को समझ रहे हैं, आप पॉजिटिव साइन को समझ रहे हैं। हमने ऐसा क्यों लिखा है आप देख पा रहे हैं, राइट? तो बस अब इसमें से बाहर आऊंगा, ठीक, फाइनल स्टेजेस में से निकल रहे हैं, चैप्टर का बेस पढ़ रहा है, A moles of A, B moles of B, C moles of C, D moles of D। आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? Put negative sign in front of reactant term, you know it why we do it, ठीक। Divide each concentration term by stoichiometric coefficient to get ROR. This represent the rate of disappearance of A. When you divide it by coefficient, this becomes ROR. अगर रिएक्टेंट है तो उसके आगे हमने माइनस डाल दिया है टू कंपनसेट द नेगेटिव दैट इज डिक्रीजिंग टर्म। I do not think that there is any problem. R average ऐसा instantaneous, it is dr by dt. I hope this slide is clear बच्चे, बहुत बार हमने कर लिया है। होमवर्क ये आप अपने आप देखेंगे, समझेंगे, कुछ सेकंड इसके ऊपर लगाना बच्चों, फायदा होगा। होमवर्क फायदा होगा, याद मत करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप करिए, यहाँ पे पॉज कर दीजिए, इसको करें और कुछ सेकंड के बाद इसको ओपन करिएगा। नाउ ठीक, ये निकाला होगा। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, चलो जी मिलके करते हैं। आप एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। The concentration of reactant R at different time is given below. इधर दिया हुआ बच्चों टाइम और इधर दे रखा है हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। आप बहुत सारे टाइम इंटरवल में निकाल सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है इसमें, राइट। सपोज बेटे हम निकालते हैं इन दोनों के बीच में, क्या निकालना है? आर एवरेज माइनस R2 by R1 by delta T। R2 कितना है? It is 80 minus 160, 10 to power minus 3 को मैंने ले लिया बाहर by 5। ये आ गया आपका 80 by 5 60 into 10 to power minus 3। ये किन के बीच में निकाला? इनके बीच में निकाला। आप किसी के बीच में भी निकाल सकते हैं बेटे, डिफरेंट में, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पे रैंडम कर रहा हूं, हमसे इनके बीच में निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच में। तो R एवरेज इज -40 और माइनस तो बाहर था, -80 10 to power -3। अब टाइम कितना था? 10 सेकेंड, राइट। इन दोनों के बीच में मैंने निकाला, इन दोनों के बीच में, ओ नहीं, टाइम था मेरा 5 सेकेंड बेटे, 10 - 5, 10 - 5, तो ये आ गया आपका, दिस इज 40 by 5, 8 into 10 to power -3। ऑब्जर्व करो, जब 160 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना था। जब 40 into 40 भी नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 80 थी, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन आधा रह गया। दैट इज, हमारा ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस with change in concentration, decreases with decrease in concentration। क्या ये समझे बेटे? राइट, आप दोबारा करके देख सकते हैं, वो
आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें कैलकुलेट करिएगा। और सुनो, मैं रिपीट करता हूँ, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इसको ऐसे नहीं करना तो इसको कैसे करना है। आप कोई भी आप टाइम इंटरवल ले सकते हैं। फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, at different times given below calculate the average rate of the reaction। बच्चों आसान क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क के रूप में देना चाहूंगा। जैसा पीछे आपने किया था, डिट्टो सेम आ रहा है, आप इसको अपने आप करने वाले हैं। और एवरेज कैसे करना है कि आप इसको सारे जो रेट्स आपके आए हैं, राइट, ये देखो ना, इस पेज पे हमने से समरी बनाने की कोशिश की है। 200 से 300 के बीच में इतना था, 300 से 400 सेकंड के बीच में इतना था, 400 से 500 के बीच में इतना था, ये 700 से 800 के बीच में इतना था। सो आप बाद में अगर आप चाहें तो इनको फिर एवरेज भी कर सकते थे, बट वो अगर पूछा नहीं है तो क्यों हम अपना टाइम खराब करने की कोशिश करें। बच्चों मैं ये क्वेश्चन आपके साथ करना चाहूंगा, ठीक, मैं करना चाहूंगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अमोनिया एंड ऑक्सीजन react at high temperature to produce this and this. In an experiment, the rate of formation of NO is itna. Calculate the rate of disappearance of ammonia. पहले हम ये वाली चीज निकालते हैं, ठीक, सिंपली ये वाली चीज निकालते हैं। एक मिनट बेटा, ये मेरे को पेन का कलर चेंज करने दीजिए। देखो भी, NO और अमोनिया को पकड़ लेते हैं, इसको और इसको पकड़ लेते हैं। सो दिस इज -1/4, डी लिख लो या डेल्टा लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है। ये बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/4 डी एन ओ बाई डी टी। प्लस और माइनस सिर्फ कन्वेंशन के लिए है, वो सिर्फ डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, वो सिर्फ उसका चार्ज को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो माइनस को तूल मत देइएगा। NO की वैल्यू मैं पुट करता हूं 3.6 इंटू -3 dimensions मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, अमोनिया बाय dt। ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया है, समझ गए हो? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हमने निकाल लिया है। अब बच्चों मैं सेकंड पार्ट की तरफ जाऊंगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर वाटर। तो अब देखिए, दिस इज 1/4 डी एन ओ बाई डी टी इज इक्वल टू 1/6 डी वाटर बाई डी टी। उसने बच्चों पूछा क्या है आपसे? उसने जो पूछा है, एक मिनट दीजिएगा, उसने आपसे ये चीज पूछी है, ये। सो दिस इज गोइंग टू बी डी वाटर बाई डी टी इज 6/4, 6 को ऊपर ले गया, और डी एनओ आपका ये दिया था 3.6 इंटू -3, 3.6 इंटू -3, ये कितने पे गया जी? 9 और 6 का 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एक बार दोबारा बता देता हूं, जो लोग पूछ रहे हैं कि ये कहां से आया, ये यहां से आया, उसने वैल्यू हमें दे के रखी हुई थी। सो प्लीज दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। ये सेकंड पार्ट है और ये बेटे आपका फर्स्ट पार्ट है। ये मैं दोबारा आपको होमवर्क दे रहा हूं और ये आपके सामने इसका आंसर भी लिखा गया है। राइट बच्चों, आगे जा सकते हैं।
ठीक, दिस इज द सेम क्वेश्चन, सिमिलर, राइट, सेम है, बट मैं आपको इसको एज अ होमवर्क देना चाहूँ। एक सेकेंड, चलो, टीचर हूं ना तो यकीन नहीं, मतलब दिल नहीं माना, करते हैं, राइट। ये क्वेश्चन करते हैं बेटे, अगले पेज पे है बट ये हम खुद करना चाह रहे हैं। The decomposition of N2O5 in CCl4 solution has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is this much, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 molar. The reaction takes place according to this equation. Calculate the average rate of reaction in terms of hours, minutes, and seconds. Hours में ले रहे हैं। This is ROR पूछा बच्चे उसने तुम्हारे से, is minus half. It is N2O5 की बाद वाली कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 2.08, पहले वाली कितनी थी 2.33, कितने मिनट्स के अंदर 184 मिनट्स के अंदर। तो दिस इज आपका हो गया, इट इज 1/2.25 by 184 by 184. This goes to 6.79 into -4 mole per liter per minute. Understood? अब उसने आपसे कहा है कि आप निकालिए इसको इन आवर्स में, से इन आवर्स में ले जाता हूं। आंसर तो हमारा आ गया था 6.79 इंटू -4 मोल पर लीटर पर मिनट। डू यू रिमेम्बर, अगर आर में लेके आना है तो हमको इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। दैट विल बी, आपका आंसर आ जाएगा ये। अगर आपको सेकंड्स में लेके आना था 6.79, तो -4 मोल प्रति मिनट, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो ये आपका आंसर वट एवर इट इज पर सेकंड में आ जाएगा। कन्वर्जन फैक्टर, दैट्स इट। याद रखना मैं रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा हूं। तो उसने आपको N2O5 दिया था, है ना जी, तो निकाल लिया ना N2O5, ये वाली टर्म है। What is the rate of production of NO2 during this? वो उसके मुकाबले दुगना नहीं है। कैसे निकाल सकते हो आप ये? अब हम ये वाली चीज निकालने वाले हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी एक पकड़ लीजिए, 6.79 इंटू -4 मोल प्रति मिनट इज इक्वल टू 1/4, मैं डी ही ले लेता हूं, डी NO2 by dt, और डी NO2 by dt जो उसने पूछा है, दैट इज, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 27.2, 2.72 इंटू -3, मैंने मोल पर लीटर को कैपिटल M ही लिखा है, पर मिनट इनवर्स। दैट इज, आपने क्या चीज निकाली है बच्चों? आपने निकाली है ये चीज निकाली है, राइट। और ये निकाला है एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ मिनट्स एंड सेकंड। ये आपने ये तीन चीजें निकाली।
कर सकते हो, रिपीट करिएगा, वो मैंने यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। माय डियर, होमवर्क, राइट, a very good question, extremely good question, but that is being given as a homework to you people. Please solve it. Why does the rate of a reaction generally decreases during the course of reaction? सोच सकते हो बच्चों? Yes, the rate of a reaction depends upon the concentration of the reactants. As the reaction progresses, the concentration decreases because the reactants start getting converted into product, and hence the rate generally decreases during this. Thermodynamic feasibility, next question, alone cannot decide the rate of reaction. Explain with the help of example. Why diamonds are forever? Carbon plus oxygen, carbon dioxide. He says thermodynamic feasibility alone cannot decide the rate of reaction because reaction may be feasible but its rates may be very slow because of very high activation energy. चिंता मत करना, अभी एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास आनी है बच्चों, ठीक, तो वो आ रही है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं. For example, conversion of diamond to graphite is highly feasible, but this reaction takes billions of years. Hence, वो नहीं होगा. तुम्हें पता है बच्चों, इस दुनिया में मतलब मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं, ऐसे मरे हुए स्टार्स हैं जो कि पूरे डायमंड के हैं. I'm not joking, पढ़ लेना, पढ़ोगे इधर आने वाले सालों में. तो पूरे के पूरे डायमंड के हैं. डायमंड है क्या? डायमंड इज बेसिकली कार्बन बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे दबाया गया है, तो उसकी जो ग्रेफाइट है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज दिस. जी, आंसर कीजिए. जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो म्यूट कर लिया करो, जैसे मैं कहता हूं. यस, सी, द सी. ये क्वेश्चन तो ऐसा आना था. चलो अब ये होमवर्क में जाएगा, पहले यहां आना था, फिर ये आप खुद करेंगे. ये खुद करते हैं, हम मिलके करते हैं. बताइए. म्यूट कर लो, जब हो जाए तो ऑन कर लेना. डॉक्टर, होमवर्क, hints provided. होमवर्क, सिंपली कर सकते हो इस क्वेश्चन को. देखो, O2 का रेट दे रखा है आपको, है ना जी, तो जो आपके पास SO3 का रेट है वो उसके मुकाबले दुगना है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बी, बॉम्बे. राइट बेटे. आज नहीं लेके जाऊंगा, अगली क्लास में आपको लेके आऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR. 5 फैक्टर्स मेन होंगे, बट ऐसे तो हम दसियों बना सकते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कैटलिस्ट एंड रेडिएशन, सरफेस एरिया. जिनमें से जो सबसे ज्यादा होगा ये आएगा कॉन्सेंट्रेशन, राइट, और टेम्परेचर. ये आपका सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला है. बाकी सब कंपैरेटिवली बहुत बहुत आसान और छोटा हो जाएगा. ये मेजर हमारे टॉपिक के ये दोनों फैक्टर होंगे. अगर आप थ्योरी वाइज देखते हो तो बच्चों ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, थ्योरी वाइज अगर आप देखते हो,
बट अदरवाइज अगर आप न्यूमेरिकल वाइज देखते हो तो ये चैप्टर काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ से द फैक्टर्स अफेक्टिंग आरओआर हम पेनेटिक्स 2 में अगली क्लास में बच्चों लेके आ रहे हैं। सो तब तक के लिए जय हिंद एंड छुट्टी करते हैं, फिर मिलते हैं। ये पूरा करिए, फिर आप सेकंड सेशन में जाने वाले हैं। बाय मेरे बच्चों, गुड लक, सी यू अगेन, बाय बाय।